हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप लेकर आया हूँ, पोटैटो। अगर आप आईसीआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलो कि पोटैटो से या आलू से 10 से 15 क्वेश्चन आना ही आना है। पूरे वेजिटेबल में सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है। वेजिटेबल में अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आलू से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा। चाहे उसका तापमान पूछ ले, बॉटनिकल नेम, ओरिजिन प्लेस, वैरायटी या मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आज हम इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो डिटेल में जाने से पहले इसका प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में हम जान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आलू में लीफ किस प्रकार की पाई जाती है। तो आलू में जो लीफ होता है, पत्ती होती है, वो कंपाउंड लीफ टाइप होता है। इसका जो फ्रूट होता है वो बेरी टाइप का होता है। तो तीसरा जो इसमें ट्यूबर होता है वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ट्यूबर होता है। जबकि स्वीट पोटैटो के केस में क्या है, रूट ट्यूबर है। यहाँ पर क्या है, स्टेम ट्यूबर है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्योंकि जो जमीन के नीचे का तना का भाग है उसको क्या बोलते हैं, स्टोलन बोलते हैं। इसी स्टोलन पे ही आपका पोटैटो ट्यूबर फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। स्टोलन, कंपाउंड लीफ और बेरी फ्रूट। ठीक। उसके बाद हम चलते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पोटैटो। कभी कभी पूछ लेते हैं। तो पोटैटो का कॉमन नेम पुअर मैन्स फ्रेंड वेजिटेबल, पुअर मैन्स स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, और होलसम फूड बोला जाता है, या बहुत सिंपल किंग ऑफ वेजिटेबल्स भी इसको बोला जाता है। बॉटेनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट, सोलेनम ट्यूबरसम फैमिली, सोलेनेसी नया, जिसको हम इसकी और फैमिली को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, नाइट शेड फैमिली भी बोलते हैं। ओरिजिन प्लेस इसका जो है साउथ अमेरिका। स्पेशली अगर साउथ अमेरिका में भी कभी ऐसा बहुत स्पेसिफिक पूछ लिया तो वहां पर हमें याद रखना है पेरू या बेलोविया रीजन। पेरू और बेलोविया रीजन जो साउथ अमेरिका में है, वही पोटैटो का ओरिजिनेटेड प्लेस माना जाता है। क्रोमोजोम नंबर इसका जो हमारे इंडिया में मोस्टली टेट्राप्लॉइड स्पीशीज कल्टीवेटेड होती है, इसलिए इसका क्रोमोजोम नंबर क्या होता है, 2 जो कि ऑटो टेट्राप्लॉइड होता है। मतलब बेसिक क्रोमोजोम नंबर इसका क्या होता है, 12 होता है। इंडिया में वहां पेरू से माध्यम से जो आया है, ये 17 अर्ली 17th सेंचुरी। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में आलू कब इंट्रोड्यूस हुआ, अर्ली 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ बाय द पुर्तगीज। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगीज 1458 में कौन आया था, कोलंबस आया था, जिन्होंने बोला, हम लोग पढ़ते ना, भारत की खोज किसने की, तो कोलंबस। The first mention of potato in India began in the account of potato given by the Asaf Khan। ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। सोलेनम कुछ स्पीसीज होती हैं कि जनरली दो डिप्लॉयड स्पीसीज जो कल्टीवेट की जाती है अमेरिका यूएसए में, और दो टेट्राप्लॉयड स्पीसीज है वो भी कल्टीवेट किया जाता है, मोस्टली इंडिया और रशियन चाइनीज कंडीशन में। तो जो डिप्लॉयड स्पीसीज है वो आपका क्या है, सोलेनम फुरेजा एंड सोलेनम स्टेनोटोमम। जो कल्टीवेटेड टेट्राप्लॉयड स्पीसीज है, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड सोलेनम ट्यूबरेसम सब स्पीसीज एंडिजेना। मतलब कल्टीवेटेड टेट्राप्लॉइड दो स्पीसीज, सोलेनम ट्यूबरेसम सब स्पीसीज ट्यूबरोसम, दूसरा सोलेनम ट्यूबरोसम सब स्पीसीज एंडिजेना। कल्टीवेटेड डिप्लॉइड सोलेनम फुरेजा एंड सोलेनम स्टेनोटोमम। जो हमारा सोलेनम ट्यूबरोसम है, वो माना जाता है कि वो इसी सोलेनम ट्यूबरोसम जो सोलेनम स्टेनोटोमम है, इससे क्रोमोसोम डबलिंग के माध्यम से ही ये डेवलप हुआ है सोलेनम ट्यूबरेसम। ओरिजिनेटर ऑफ पोटैटो के केस में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनेटर ऑफ पोटैटो, तो सोलेनम स्टेनोटोमम इज द करेक्ट आंसर। ट्रिप्लोइड स्पीसीज सोलेनम चौचोवा, ये भी पूछा जाता है। पेंटाप्लॉइड स्पीसीज भी बोल लेते हैं, कल्टीलोबम जो आपका पेंटाप्लॉइड स्पीसीज है, मतलब पेंटाप्लॉइड का मतलब 12 पंचे 60, इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 60 होगा। दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है सोलेनेसियस को। ये भी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हिच वन इज द बिलोंग टू पेटोटा ग्रुप एंड व्हिच वन इज द बिलोंग टू ट्यूबरोसा ग्रुप। ऑल सोलेनेसियस जो होते हैं ट्यूबरोसा में आते हैं, लेकिन जिस सोलेनेसियस में ट्यूबर फॉर्मेशन होगा वो पेटोटा ग्रुप में आता है। हाँ, जो ये पोटैटो शब्द है, ये पोटैटो शब्द आया है स्पेनिश वर्ड पटाटा से।
पोटैटो जो शब्द है वो स्पेनिश वर्ड है, पटाटा, पटाटा से ही आया है पोटैटो। और जो डिप्लॉयड स्पीसीज होते हैं फुरेजा और स्टेनोटोमा में, इसमें गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी पाई जाती है। गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी केवल दो वेजिटेबल में पाई जाती है, स्वीट पोटैटो और डिप्लॉयड पोटैटो में। जबकि स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किसमें पाई जाती है, जो मोस्ट कॉमनली हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, वो होता है किसमें, कोल क्रॉप्स में होता है। ठीक। इडिबल पार्ट इसका अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम ट्यूबर, जैसा कि हम लोग चर्चा कर ही चुके थे। और इस जो ट्यूबर फॉर्मेशन हमेशा होता है कहाँ होता है, जो कि जमीन के नीचे जो स्टेम पार्ट होता है, जिसको हम स्टोलन बोलते हैं, स्टोलन के एंड में ही ट्यूबर बनता है, ट्यूबर फॉर्मेशन प्लेस होता है। ईयर 2008 was declared as International Year of Potato by the United Nations। अब आइए, पोटैटो कंटेन 80% वाटर, 20% ड्राई मैटर, 1.6% प्रोटीन, 22% 6% कार्बोहाइड्रेट्स। आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 22 कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ड्राई मैटर कंटेंट या जिनको हम बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट 22.6% और ड्राई मैटर कंटेंट 20%। ठीक। सोलेनिन कंटेंट हमेशा 5 mg या इससे कम ही होना चाहिए। अगर 5 mg या जब में पूछ लेते हैं, होना चाहिए मतलब 5 mg के आसपास या इससे कम होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें 20 mg से ज्यादा हो गया सोलेनिन कंटेंट, हरापन जिसको हम बोलते हैं, जो पोटैटो में हरापन होता है ना, जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ जाता है ट्यूबर पे तो हरा हरा हो जाता है, हरा हरा हो जाता है, तो उसमें कौन सा फार्मिनन हो जाता है, एल्कलॉइड कंटेंट सोलेनिन। जो क्या होता है, टॉक्सिक होता है, जहर होता है। अगर अब उसको 20 mg पर 100 ग्राम आपने ज्यादा खा लिया, आपकी तबीयत खराब हो जानी है। द एनुअल पर कैपिटा इंडिया में 15 केजी है, जबकि वर्ल्ड में क्या है, 24 केजी, जो कि बहुत कम है। और पोटैटो स्टेबल फूड ऑफ आयरलैंड है। आयरलैंड में आलू बहुत ज्यादा खाया जाता है। वहां पर आयरिश फेमाइन आया था 1869-70 के आसपास, जो कि लेट ब्लाइट के कारण हुआ था। बहुत अभी तक की वो माना जाता है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए थे। आयरिश फेमाइन या आयरिश ब्लाइट उसी को बोलते हैं, किसको, लेट ब्लाइट को। इसके कारण होता है फाइटोथोरा इंसिस्टेंस के कारण होता है। पोटैटो इज जनरली a self pollinated long day crop है। फ्लावरिंग इन पोटैटो हमेशा जो लॉन्ग डे कंडीशन में होगा, लॉन्ग डे कंडीशन विद लो टेम्परेचर। अब देखो, प्लेन्स में लॉन्ग डे कंडीशन कब होता है, गर्मियों के दिन में। गर्मियों के दिन में लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे कंडीशन में फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी तो फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए जो भी ब्रीडिंग वर्क करते हैं हम इसमें पोटैटो में, इम्प्रूवमेंट वर्क करते हैं, वो पहाड़ों पर करते हैं। क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता है, गर्मी के दिनों में भी लो टेम्परेचर होता है, और फोटो पीरियड क्या होता है, 12 से 15 घंटे लाइट अवेलेबल होती है। आइडियल प्लेस फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पोटैटो में हाइब्रिडाइजेशन करना है, संकरण करना है, तो किस प्लेस पर करेंगे। तो पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में हम हाइब्रिडाइजेशन वर्क इसमें करते हैं। फ्रूट टाइप पहले हम चर्चा कर चुके थे, बेरी होता है। सीपीआरआई, भारत में जो सबसे ज्यादा सुधार कार्यक्रम पोटैटो में किया है वो क्या है, सीपीआरआई, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1949 में पटना बिहार में किया गया। लेकिन जो मेजर फैक्टर था कि पटना में ब्रीडिंग वर्क नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन पोटैटो ब्रीडिंग वर्क के लिए सुटेबल नहीं था। उसे कैसा कंडीशन चाहिए था, कूल टेम्परेचर विद लॉन्ग फोटो पीरियड, मतलब लो टेम्परेचर विद हाई लॉन्ग फोटो पीरियड, जो कि हम लोगों के अवेलेबल तो होता नहीं। हमारे यहाँ ठंड में तापमान नीचे जाता है, तापमान नीचे जाता है तो पता चलता है दिन में हमेशा कोहरा ही है, शॉर्ट डे कंडीशन क्रिएट रहता है। शॉर्ट डे कंडीशन में पोटैटो में फ्लावरिंग होगी ही नहीं। तो इस कारण से इसको फिर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, शिमला, हिमाचल प्रदेश, 1956 में। फर्स्ट डायरेक्टर इसके डॉक्टर एस रामानुजन थे, जिन्होंने ट्रू पोटैटो सीड टेक्नोलॉजी दी हमें। प्रेजेंट डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र कुमार सर हैं, एक्टिंग डायरेक्टर इस समय है। शिफ्टेड टू शिमला, हिमाचल प्रदेश, 1956 में पढ़े लिए। इसके 7 रीजनल स्टेशन हैं। 7 रीजनल स्टेशन में बांटा गया है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार अलग अलग वैरायटियों की जरूरत पड़ती है। 7 रीजनल स्टेशन में इसका जो अवेलेबल है वो है, जहां पर है मोदीपुरम मेरठ, जालंधर पंजाब, ग्वालियर मध्य प्रदेश, पटना, ऊटी, शिलोंग और कुफरी। 7 इसके रिसर्च स्टेशन है। कौन कौन से, मोदीपुरम, जालंधर, ग्वालियर, पटना, ऊटी, शिलोंग एंड कुफरी। कुफरी इसका रिसर्च स्टेशन है, ना कि हेडक्वार्टर है।
CPRI का हेडक्वार्टर कहाँ है? शिमला में है। कुफरी क्या है? ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन है, जहां पर मोस्टली आपके जितने भी पॉलिनेशन, जितना भी ब्रीडिंग वर्क करते हैं वो कुफरी में किया जाता है। ठीक है। CIP इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर लीमा पेरू 1971 में स्टेब्लिश हुआ। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोटैटो शुरुआत कब हुआ? 1971। 2008 को हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इंटरनेशनल पोटैटो ईयर मनाया गया था। This is a cool season crop and require low temperature, low humidity, bright sunny days for proper growth and development. ये क्या है कि कूल सीजन मतलब शीतकालीन फसल है जिसको लो तापमान बहुत अच्छा है, ह्यूमिडिटी भी थोड़ी लो होनी चाहिए और ब्राइट सनी डेज फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द होम एंड ट्यूबर। और ये भी माना जाता है पोटैटो के केस में कि अगर इसमें शॉर्ट डे विद लो टेम्परेचर, शॉर्ट डे विद लो टेम्परेचर होगा तो ट्यूबराइजेशन खूब होगा। अगर लॉन्ग डे विद हाई टेम्परेचर हो गया मतलब तापमान ज्यादा हो गया और फोटो पीरियोडिक कंडीशन भी ज्यादा हो गया, अगर मान के चलो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर अप्रैल के महीने में आलू की खेती करें या अगस्त के महीने में आलू की खेती करें तब क्या होगा? ऐसा नहीं है कि आलू की फसल नहीं होगी, होगी, लेकिन सिर्फ उसका तना ही बढ़ेगा, ट्यूबराइजेशन उसमें नहीं होगा। ट्यूबराइजेशन कब होगा? जब शॉर्ट डे कंडीशन विद लो टेम्परेचर होगा, तभी ट्यूबराइजेशन होगा। अगर गर्मी बहुत ज्यादा और दिन का लाइट भी बहुत ज्यादा हो गया तब क्या होगा? हार्म ग्रोथ ज्यादा होगा, मतलब जो ऊपरी तना है उसका विकास ज्यादा होगा। शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट डे विद लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर, शॉर्ट में अगर हम बोले लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर विद लो शॉर्ट डे एस टी इज फेवरेबल फॉर ट्यूबराइजेशन। ये आप इसको नोट किए रहना। ठीक है। लो टेम्परेचर, लो नाइट टेम्परेचर, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैसा हमें तापमान चाहिए होता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पोटैटो कल्टीवेशन, जर्मिनेशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए। इसलिए नवंबर, मध्य नवंबर के आसपास ही हम आलू की बुआई करना शुरू कर देते हैं। फॉर ट्यूबराइजेशन 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस आसपास होता है, नाइट टेम्परेचर बहुत होता है जो 14 टू 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नाइट टेम्परेचर कभी भी 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 से ज्यादा नाइट टेम्परेचर हुआ तो ट्यूबराइजेशन कभी नहीं होगा आपके आलू में। ठीक। टेम्परेचर एबव अगर 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तब भी ट्यूबर फॉर्मेशन नहीं होगा। हार्वेस्टिंग एट आर एबव 30 डिग्री सेल्सियस लीड टू चारकोल रॉट डिजीज। अगर आपने 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे ज्यादा पे आपने अगर हार्वेस्टिंग कर रहे हो, मान के चलो जैसे फरवरी मार्च में हम करते हैं, फील्ड में छोड़ देते हैं फिर उसके बाद हार्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर चारकोल रॉट डिजीज डेवलप हो जाती है पोटैटो में। ट्यूबराइजेशन के लिए आप सब्राइजेशन टेम्परेचर जो आलू में कड़ापन पेरिटम डेवलपमेंट के लिए हम करते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस है। ट्यूबराइजेशन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और नाइट टेम्परेचर जो होता है हमेशा 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास नाइट टेम्परेचर होना चाहिए। एल्कलाइन सॉइल फेवर द डेवलपमेंट ऑफ स्कैब डिजीज। एक स्कैब डिजीज होता है पोटैटो में, वो कब होता है? जब हम एल्कलाइन सॉइल में पोटैटो कल्टीवेशन करते हैं। जनरली न्यूट्रल सॉइल इज द सफिशिएंट एंड सैंडी लोम सॉइल जिसकी बहुत अच्छी टिल्थ कंडीशन हो। टिल्थ मींस फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल इज वेरी गुड। Bitterness and greening is due to direct exposure to sunlight. Resultant solanine formation should be less than 5 mg per 100 ग्राम। डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए सनलाइट के, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं पोटैटो के केस में अर्थिंग अप करते हैं 2 बार। एक तो तीन तीन वीक के बाद करते हैं, दूसरा उसके 15 से 20 दिन बाद दूसरा कर देते हैं। तो अब इसके दो तीन फायदा होते हैं अर्थिंग अप के। पहला तो डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट को नहीं होगा, दूसरा एरेशन, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं जिससे ट्यूबर फॉर्मेशन में बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ठीक। फॉर बेस्ट हिल पोटैटो नीड्स लॉन्ग डे कंडीशन ड्यूरिंग ग्रोथ एंड शॉर्ट डे कंडीशन ड्यूरिंग प्यूराइजेशन। हाँ, ये याद करने लायक है इसे कि ग्रोथ पीरियड के लिए क्या चाहिए? लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए, और प्यूराइजेशन के लिए क्या चाहिए? शॉर्ट डे कंडीशन चाहिए। ओके। पोटैटो वैरायटीज ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पोटैटो वैरायटीज को हमने 3 भागों में बांटा। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी जो 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है, मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी जो 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है, और 110 से 120 दिन में जो लेट मैच्योरिंग वैरायटीज होती है, जनरली जो प्रोसेसिंग वैरायटी होती है वो थोड़ा टाइम लेती है।
अर्ली वैरायटीज में जैसे साठा, गोला, अप टू डेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी ऑफ पोटैटो। बहुत पूछा जाता था पहले एग्जाम में, अब तो थोड़ा कम हो गया। अप टू डेट यूएसए से इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और उसके बाद अब कुफरी ज्योति, कुफरी जवाहर, कुफरी अशोका। कुफरी जवाहर एंड कुफरी अशोका अभी भी कल्टीवेट होती है, 60 से 75 दिन की फसल है। एक एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन ऑफ अर्ली अर्ली वैरायटी है, अर्लीस्ट वैरायटी ऑफ पोटैटो, कुफरी अशोका, कुफरी जवाहर आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पोटैटो वैरायटीज, बहुत वैरायटियां डेवलप हुई है। न्यू लीफ इज द ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ पोटैटो, रेजिस्टेंट टू कोलोरेडो पोटैटो बीटल। फोटो इंसेस्टिव वैरायटी ऑफ पोटैटोज, कुफरी अलंकार। फोटो इंसेस्टिव वैरायटी, कुफरी कुबेर इज रेजिस्टेंट टू ब्लैक स्कब। कुफरी बादशाह इज द मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी, लेड ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, पोटैटो मोजैक वायरस या पोटैटो वायरस यक्स। कुफरी नीलमा, कुफरी सह्याद्री, कुफरी करण, कुफरी थैनामलाई, कुफरी स्वर्ण। 5 वैरायटी हैं जो रेजिस्टेंट किसके हैं, सिस्ट निमेटोड के एंड लेड ब्लाइट के। ठीक। कुफरी शेरपा एंड कुफरी ज्योति इम्यून टू वाट डिजीज एंड ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, इनकी खराबी है। कुफरी सीतमान फ्रॉस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। लीमा, सूर्या एंड लौकर हीट टॉलरेंट वैरायटी है। नीलकंठ एंटीऑक्सीडेंट रिच वैरायटी है। ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी 3 डेवलप की जा चुकी है अभी रिसेंटली, जो सूखे में भी हो सकती है। कुफरी थार और इनका उपज भी बहुत अच्छा खासा है, 35 टन के आसपास है। कुफरी थार 1, कुफरी थार 2, कुफरी थार 3। प्रोसेसिंग वैरायटी, कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी चिप्सोना 4, कुफरी फ्राई सोना, कुफरी हिंद सोना। कुफरी फ्राइयोम अभी रिसेंटली रिलीज वैरायटी है, जो पंच वैरायटी आप पोटैटो जिसको बोला गया। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, कुफरी जवाहर, कुफरी ज्योति, कुफरी अशोका, मैच्योरिंग 75 डेज, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा कर चुके थे पीछे भी। रेड कलर वैरायटी, कुफरी रेड, कुफरी सिंदूरी, कुफरी लालिमा, कुफरी कंचन, कुफरी अरुण, कुफरी ललित। वैरायटी सुटेबल फॉर बोथ खरीफ एंड रबी सीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुफरी लौकर इज द वो वैरायटी सुटेबल बोथ खरीफ एंड रबी सीजन। कुफरी करण हाईली रेजिस्टेंट टू लेड ब्लाइट एंड 6 वायरस, जो पोटैटो वायरस में 6 स्ट्रेन है। पोटैटो एंड पोटैटो सिस्ट निमेटोड। कुफरी करण अभी ये भी रिसेंटली रिलीज वैरायटी है। कुफरी ख्याति सुटेबल फॉर हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी। कुफरी लीमा एक्सट्रीम रेजिस्टेंट टू PYX and PYY, tolerant to early heat, hopper burn and mite. कुफरी मानिक माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच या बायोफस्ट बायोफोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ पोटैटो इन इंडिया। कुफरी मानिक। कुफरी नीलकंठ एंटीऑक्सीडेंट रिच वैरायटी, एक्सीलेंट फ्लेवर एंड स्पेशलिटी पोटैटो। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैरायटी अभी रिसेंटली 2010 के बाद रिलीज हुई है इस पीपीटी में। आप इसको स्क्रीनशॉट बना के रख लीजिए। अब एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इसी से पूछे जाने हैं, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, बादशाह, पुखराज, इन वैरायटियों को आप भूल जाओ। अब इन रिसेंट रिलीज वैरायटियों के ऊपर हमें फोकस करना है। फ्राइयोम, करण, ख्याति, लीमा, मानिक, गंगा, मोहन, इन वैरायटी लौकर, इन पे हमें फोकस करना है। ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो टेक प्लेस एट द एंड ऑफ स्टोलेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोलन डेवलप हो रहा है, स्टोलन के लास्ट में जाके क्या हो रहा है, ट्यूबराइजेशन उसमें हो रहा है। ट्यूबराइजेशन मतलब है, हाँ, शॉर्ट डे कंडीशन में हम इसलिए भी चर्चा कर रहे थे, क्या होता था शॉर्ट डे कंडीशन में, जब फोटोसिंथेसिस आपका खूब हो रहा हो दिन में, और रात में जो रिस्पिरेशन रेट हो नॉर्मल हो। हाई फोटोसिंथेसिस नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, तो आपका क्या होता है कि जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो बची रहती है, वो स्टोर्ड होता जाता है, स्टोर्ड होता जाता है। लॉन्ग डे कंडीशन में अगर हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रात में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से रिस्पिरेशन रेट भी हाई हो जाता है। तो रिस्पिरेशन रेट हाई हो जाता है तो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है यूज होने लगती है। यूज होने लगती है तो फिर ट्यूबराइजेशन जो होता है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए शॉर्ट डे कंडीशन सुटेबल होता है ट्यूबराइजेशन के लिए, कि नेट फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है आपका अच्छा होता है। ठीक। सीड प्लॉट टेक्निक डॉक्टर पुष्कर नाथ ने दिया था, टीपीएस डॉक्टर रामानुजन ने दिया था। सीड प्लॉट टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जनरली पहाड़ों पर ही आलू प्रोडक्शन होता था सीड प्लॉट टेक्निक आने से पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन्स में वायरस वायरस डिजीज बहुत ज्यादा आ जाते थे, और वायरस डिजीज एक बार आ गया तो पोटैटो क्या है, ट्यूबर प्रोपेगेटेड है, तो बार बार जनरेशन में फैलती जाती थी, जिससे कारण डिजेनरेट हो जाती थी वो वैरायटी। तो अब पहाड़ों पर ज्यादा 5 से 6% आलू का प्रोडक्शन होता है, और बाकी 80 से 82%, 80 से 90% आलू का प्रोडक्शन प्लेन एरिया में होता है।
6% एरिया में इतना ज्यादा आलू तो हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते है ना कि 98% एरिया को आलू वो प्रोवाइड करा सके। और दूसरी चीज ये होती है कि जो हिल्स में आलू प्रोड्यूस होता है उसमें डोर्मेंसी मतलब आलू में जनरली 8 से 10 वीक की डोर्मेंसी पाई जाती है। अब वो हार्वेस्ट होता है अगस्त के सीजन में जाके, और हमारे यहाँ सितंबर अक्टूबर से प्लांटिंग होना शुरू हो जाता है। अब हमें 8 से 10 वीक में उसको ब्रेक भी करना है, डोर्मेंसी ब्रेक करनी है, उतना हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सब चीजों को देखते हुए डॉक्टर पुष्कर नाथ ने सीड प्लॉट टेक्निक डेवलप की एरिया वाइज, वेस्टर्न सॉरी पंजाब रीजन, हरियाणा रीजन, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार, इन सब चीज़ों को देखते हुए कि आप कितने दिनों तक वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन कीजिए। मतलब इन्होंने फोकस किया कि आप अर्ली प्लांटिंग करिए, और जब तक एफिड पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, एफिड पॉपुलेशन मतलब जब 20 एफिड पर 100 कंपाउंड लीफ पर तक पहुंचेगा, उसके पहले हम क्या करेंगे, डिहॉल्म कर देंगे। डिहॉल्म कर देंगे तो एफिड फैलाएगा नहीं, रोग रोग नहीं फैलाएगा, तो आपका डिजीज फ्री ट्यूबर प्रोडक्शन होगा। सीड प्लॉट टेक्निक में यह था। टीपीएस मतलब जो आलू में फल बनता है, फल के अंदर बीज बनता है, उसको ट्रू पोटैटो सीड बोला गया कि हम इसके भी माध्यम से वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन है, हम उसको आप मतलब ट्यूबर प्रोडक्शन या पोटैटो प्रोडक्शन प्लेन्स में भी हम कर सकते हैं। तो सीड प्लॉट टेक्निक बहुत सक्सेस हुआ, टीपीएस उतना सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन सीड प्लॉट टेक्निक बहुत सक्सेस हुआ। और प्लेन्स में भी मोदीपुरम रीजन, ये सारे रीजन इन्होंने इतना ज्यादा आलू प्रोडक्शन करना शुरू किया कि अब हम पहाड़ों पर हमारी निर्भरता कम हो गई। क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, स्टोलर फार्मेशन, आलू में जब भी स्टोलर फार्मेशन होने लगे 20 से 25 दिन बाद हमें पानी दे देना चाहिए। ट्यूबर इनिशिएशन 35 से 40 दिन बाद, और ट्यूबर डेवलपमेंट स्टेज जो 50 से 60 दिन में चलता है। इरिगेशन अब ध्यान देने बात है, जब भी खुदाई के 15 से 10 से 15 दिन पहले हमें क्या करना चाहिए, इरिगेशन चेक कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। ब्रेकिंग ऑफ डरमेंसी, डरमेंसी ब्रेकिंग के लिए जनरली दो तीन चीजें यूज की जाती हैं, थायोरिया, जिब्रेलिक एसिड और एथाइलिन क्लोरोहाइड्रेट, आपको याद रखना है। और ये तीनों जब सीक्वेंस में यूज किया जाता है, थायोरिया, जिब्रेलिक एसिड फॉलोड बाय इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेट, इसी को हम बोल देते हैं क्या, ट्रिपल ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेकिंग डरमेंसी इन द पोटैटो। बिफोर प्लांटिंग treated tuber should be dried in shade. नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर पोटैटो, और आप ध्यान देने योग्य बातें हैं हमारे। नाइट्रोजन के बाद क्या है कि पोटेशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोटेशियम क्या करता है, साइज ऑफ द ट्यूबर को इंक्रीज करता है। तो नाइट्रोजन और पोटास दो जो होते हैं बेसल डोज में आधा ही पड़ते हैं, बाकी आधा रिमेनिंग का होता है 30 से 35 से 40-45 दिन बाद पड़ते हैं ड्यूरिंग। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम जब आलू हम स्टोरेज हाउस से कभी भी निकाले तो उसको हम क्या करते हैं, सेड कंडीशन में रख दिया जाता है, जिससे उसमें आंखें निकल आए। जब आंखें तीन से हर ट्यूबर पे 4 से 5 आंखें हो जाएंगी, जितनी ज्यादा उसकी आईज होगी उतनी ज्यादा उसमें मेन प्लांट होंगे, उतनी ज्यादा मेन प्लांट स्टेम होगा, उतनी ज्यादा उपज होगा। जितने ज्यादा मेन और मेन स्टेम होगा उतनी ज्यादा उसमें उपज होगा। अगर हम कटेड ट्यूबर यूज कर रहे हैं तो कटिंग ट्यूबर में हमें दो तीन चीजें याद रखनी चाहिए। पहला तो उसमें 2 से 3 हेल्दी आई होनी चाहिए, और दूसरा जो कट वाला सरफेस है वो हमेशा नीचे की तरफ, और आइज वाले सरफेस हमेशा ऊपर की तरफ हो, और उसको भी ट्रीट करके लगाना चाहिए, जिससे उसमें किसी भी प्रकार का रोग न लगने पाए, रॉटिंग ना होने पाए। सीड साइज एंड शेपिंग एंड स्पेसिंग रेट, हम जनरली इसको देखते हैं कि आप किस प्रकार का आलू यूज कर रहे हैं। अगर एवरेज हम मध्यम आकार का जो हमारा बोला जाता है जो सीड पोटैटो साइज, वो 25 से 30 सेंटीमीटर का होता है। तो वहां पर जो हमारी स्पेसिंग होगी, जैसे 2.5 to 3, 45 into 15 या 4 to 5 से 15 into 20, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सीड रेट की जरूरत पड़ेगी। और सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है, रिज एंड फरो मेथड मोस्ट पॉपुलर मेथड द पोटैटो कल्टीवेशन है, सक्सेसफुल मेथड ऑफ द पोटैटो कल्टीवेशन। ये आप देख सकते हैं, ऊपरी भाग रिज हुआ, बीच का क्या हुआ, फरो। अब आजकल तो ऐसी ऐसी भी टेक्निक है कि एक ही रिज या उस पे एक ही रो, उसमें रिजेस पे दो 2 रो सिस्टम, 3 रो सिस्टम भी डेवलप हो गया है आलू में। Deholming is essential when taken crop is taken for seed production. Deholming is done 10 to 12 days before harvesting. जनवरी में करते हैं, 20 जनवरी से पहले। डिपेंडिंग अपॉन कल्टीवेटर टाइप, टेबल पर्पज वैरायटी 85 से 100 दिन में, और प्रोसेसिंग वैरायटी 110 से 120 दिन में। Deholming is done before aphid population reaches the critical level, क्या है, 20 aphids per 100 compound leaf. Some physiological disorders of potato like greening, exposure to sunlight, internal brown spot, moisture deficiency कारण होता है, black heart, poor ventilation के कारण होता है, hollow heart, बीच में आलू में आपने देखा होगा, आलू जब हम काटते हैं बीच में क्या होता है,
होल बना हुआ तो उसे हालो हाल्ट बोलते हैं। वो क्या होता है, एक्सेसिव नाइट्रोजन भी नहीं यूज करना चाहिए हमें, नहीं तो आलू तो खूब बड़ा हो जाएगा, बीच से वो खोखला हो जाएगा। चिलिंग इंजरी ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग इंजरी आल्सो ड्यू टू लो टेम्परेचर। एक और डिसऑर्डर है अनइवन स्प्राउटिंग या अनइवन जर्मिनेशन। होता क्या है कि जब हम रिसेंटली जैसे कोल्ड स्टोरेज से हमने निकाला और तुरंत ले जाके फील्ड में बो दिया, अब उसमें आग तो बने नहीं, तो कहाँ कहीं कहीं वो जमता है। और दूसरा कारण और क्या हो सकता है, दूसरा कारण ये होता है कि जब उसमें हम अच्छे से पानी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ना हो, ये भी होता है अनबिन स्प्रॉटिंग का एक कारण। या अच्छे से उसकी हमें फील्ड प्लॉइंग न की हो, तो इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मैनेज, हाँ ये भी हो सकता है कि हम क्या करते हैं, अर्ली अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तभी प्लांटिंग कर देंगे तो जर्मिनेशन नहीं होगा। सीड जर्मिनेशन या ट्यूबर जर्मिनेशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए। और इसका जो उपज होता है, उपज जनरली 25 से 40 टन के आसपास होता है। वेरी करता है रीजन के अनुसार, वेरी करता है वैरायटी कौन सी है, वेरी करता है तापमान कैसा है उस कंडीशन का। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स हैं आलू के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी इससे पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। थैंक यू।